नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ सा ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका जो चैप्टर है उसका नाम है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम, और ये एक पोम है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि माई मदर एट 66 के कुछ पार्ट्स देखे थे हमने, और उस पोएम को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके सामने जो पोएम आई है उसका नाम है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारी फ्लेमिंगो जो बुक है उससे लिया गया है, जो क्लास 12 के लिए जो बुक चलती है, जो मेन जो बुक है, मेन कोर्स बुक। और इस चैप्टर को जो लिखा है वो स्टीफन स्पेंसर ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पोएट के बारे में जानेंगे। इस पोएम को जो लिखा है वो लिखा है सर स्टीफन स्पेंसर, जिनका पूरा नाम जो था वो था सर स्टीफन हॉलैंड स्पेंसर। उनका पूरा नाम था सर स्टीफन हॉलैंड स्पेंसर, और इनका जो जन्म हुआ था वो फरवरी 28, 1909 में हुआ था, लंदन इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 16 जुलाई 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए, ये जो पोएट थे, जो स्टीफन स्पेंसर जो पोएट है, ये बहुत ही सेंसिटिव पोएट थे। और इनकी जो पोएट्री का जो सब्जेक्ट रहा है वो हमेशा से सोशल रहा है। यानी कि इन्होंने हमेशा जो टॉपिक चुना जो पोएम लिखने के लिए, वो सामाजिक मुद्दों पे चुना, और साथ ही साथ राजनीतिक जो मुद्दे जो थे, राजनीतिक कॉन्साइंस जो थे, उससे रिलेटेड उन्होंने अपनी पोएट्री को लिखा। और वो साथ ही साथ एक क्रिटिक भी थे। क्रिटिक यानी कि आलोचक। ये आलोचक वो होते हैं जो किसी भी जो कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसकी कमियों को, अच्छाइयों को निकाल कर और उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, देखिए, उनकी जो शुरुआती एजुकेशन जो हुई थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वो अपनी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट नहीं कर पाए, और उनको बिना डिग्री प्राप्त किए ही कॉलेज को छोड़ना पड़ा। और फिर इन्होंने राजनीति में उन्होंने अच्छा इंटरेस्ट लिया, और खुद को उन्होंने एक सोशलिस्ट और एक पैसिफिस्ट माना। उन्होंने ये कहा कि नेचर ने सबको समान बनाया है, और जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका समान रूप से सबका उस पर अधिकार है। इसलिए वो एक समाजवादी और पैसिफिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति थे। तो उनकी जो पोएम जो है वो ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन जो 1929 में हुआ था उसको व्यक्त करती है। अब ये ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन क्या है? देखिए, 1929 के दौर में अमेरिका में बहुत बड़ी मंदी का सामना करना पड़ा था, और उस मंदी में लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, भूख से काफ़ी लोग मारे गए थे। तो उन्होंने उस दर्द को अपनी कविताओं में उन्होंने व्यक्त किया। और फिर इन्होंने स्पेनिश सिविल वार के बारे में लिखा, और साथ ही साथ उन्होंने जो फासिज्म का जो उदय हुआ था, नाजिज्म और फासिज्म के बारे में तो आपने शायद सुना होगा कि जो हिटलर और मुसोलिनी ने जो चलाया था, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड का कारण बना था, उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी डीप से लिखा था। उनकी जो पोएम जो पब्लिश हुई थी वो 4 वॉल्यूम में, उनके पोएम के 4 वॉल्यूम पब्लिश हुए थे। उसमें से एक तो था द डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट, 1935 में उनका ये वॉल्यूम आया था। 1935 में तो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट आए थे, और 1942 में रून्स एंड विजन्स नाम से उनका एक पोएट्री कलेक्शन आया था। और शायद ही पोएम ऑफ डेडिकेशन 1948 में उनकी प्रकाशित हुई थी। और साथ ही साथ 1949 में एज ऑफ बीइंग नाम की एक ऑटोबायोग्राफी भी उनकी प्रकाशित हुई थी, और उस बायोग्राफी का नाम था वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। He recorded his disillusionment over the philosophy of Communist Party through this poem, The God That Fell. और उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो फिलोसफी है उसमें जो डिसइल्यूजनमेंट है उसके बारे में अपनी जो पोएम थी द गॉड दैट फेल्ड के नाम से, उस पोएम में उन्होंने इसको लिखा था। और ही वॉज द फर्स्ट नॉन अमेरिकन अपॉइंटेड एज द 17th पोएट लॉरेट कंसल्ट इन पोएट्री टू द लाइब्रेरी कांग्रेस इन 1965। और उनको 1983 में इंग्लैंड की सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो देखिए, काफ़ी महान पोएट थे।
और जो सेंसिटिव जो मुद्दे जो थे उनके ऊपर वे हमेशा ही लिखते रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पोएम के बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं कि ये जो हमारी पोएम है इसका जो बैकग्राउंड है वो है स्लम। यानी कि इस पोएम का जो बैकग्राउंड में जो स्लम और उसके जो बच्चे हैं, जो स्लम है उसके जो बच्चे हैं, और ये जो पोएम जो थी वो हमारी 1964 में पैदा हुई थी। तो उनका ये मानना था कि इस धरती पर दो दुनियाएं हैं। एक दुनिया तो ऐसी है जो चकाचौंध से भरी हुई है, हाईलाइटेड है, और एक दुनिया वो है जो गरीब है, जो स्लम में रहती है। तो उन्होंने हमेशा ही स्लम के जो लोग हैं उनके उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने हमेशा लिखा। तो दिस पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट हाईलाइटिंग द मिजरेबल plight of children affected by the racial discrimination। देखिए आप ये जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा जो भेद है वो है काले गोरे का। ये माना जाता है कि ये जो सफ़ेद चमड़ी के जो लोग होते हैं, या जैसे जो यूरोपियन मूल के जो लोग होते हैं, वो अपने आप को प्रजातीय रूप से काले लोगों से सुपर मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि जो गोरे लोग जो हुए हैं वो काले लोगों पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो उन्होंने, हालांकि वो खुद एक गोरे थे, लेकिन उन्होंने काले लोगों के जो अधिकार है, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके बारे में, और उनके बच्चों के साथ कैसा भेदभाव होता है उसके बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने हमेशा से ही जो ब्लैक कम्युनिटी जो रही है उसके पक्षधर रहे थे। However, this poem does not clearly name any country। और देखिए, हालांकि इस पोएम में उन्होंने किसी पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका जो इशारा जो था वो अमेरिका में जो काले लोगों के साथ जो भेदभाव होता है उसके ऊपर ही था। सो रेस एंड सिटीजनशिप थ्रू बेसिकली द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका वाज मोटिवेशन। तो अमेरिका में जो काले गोरे का भेद है उससे वो प्रभावित थे और उन्होंने इसके बारे में उस पर लिखा है। तो हिज इंटेंट वाज टू थ्रो द लाइट ऑन सोशल इनजस्टिस, और उनका हमेशा से ही उनका इरादा ये रहा है कि वो सामाजिक सोशल इनजस्टिस, कि ये जो सामाजिक रूप से जो अन्याय होता है, सोशल इनजस्टिस जो होता है उनके साथ में, काले लोगों के साथ में, वो हमेशा, और क्लास इनइक्वलिटीज। देखिए, आज भी ये माना जाता है कि विश्व के 2% लोगों के पास में विश्व का 90% पैसा है। आज भी ये माना जाता है कि संसार के मात्र 2% लोगों के पास में पूरे वर्ल्ड का 90% पैसा है। तो उन्होंने हमेशा से ही जो क्लास इनइक्वलिटीज है उनके बारे में लिखा। और तो दिस पोएम एक्सप्रेसेस द स्पेंडर्स आइडियोलॉजिकल पोजीशन ऑन गवर्नमेंट अपार्ट टू पुअर स्लम ड्वेलर्स। और हमेशा से उन्होंने इस एक्सप्रेस किया है कि सरकार में, चाहे कोई भी किसी की भी सरकार बने, चाहे वो अमेरिका में डेमोक्रेट की बने या रिपब्लिकन की बने, या चाहे भारत में कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने, हर क्लास जो होती है वो हमेशा जो पुअर, जो स्लम के जो लोग हैं उनको, उनसे कोई सिंपैथी नहीं रखती, वो हमेशा उनसे घृणा ही करती है। तो और इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटीज हैं वो आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगी। आप देखिए, पूरा जो अफ्रीका महाद्वीप है पूरा जो है वो गरीबी से त्रस्त है। एजुकेशन का जो लेवल है वो भी कुछ पर्टिकुलर लोगों तक ही इस एजुकेशन का जो लेवल है वो पहुंच पाई है। बहुत आज भी अधिकांश जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन से वंचित हैं। तो यही उनके हमेशा पोएम का बैकग्राउंड रहा है। तो अब देखिए, अब आपके सामने ये एक फोटो मैंने लगाई है, आपको क्या दिखाई देता है? ऊपर की फोटो देखिए, ये गरीब बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, जिनकी जो हड्डियां जो है वो उनकी स्किन से बाहर झांकती हुई प्रतीत होती हैं। अब आप इन बच्चों का क्या भविष्य मानेंगे? ये शिक्षा तो छोड़िए, भरपेट भोजन से भी ये दूर हैं। आप देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे में इनकी जो स्लम है, जो आप देखिए भारत में भी विश्व की सबसे बड़ी जो स्लम है वो मुंबई धारावी में है। तो ये माना जाता है कि आप, और दूसरी बात ये है कि अगर आप एक मनुष्य रूप में हैं और अगर आप इस बैकवर्ड क्लास के लिए अगर आपका काम नहीं कर सकते तो फिर आपका जो जीना है वो, उसका कोई मायने नहीं रखता। अब आपके सामने मैंने कुछ क्लासरूम्स के फोटो लगाए हैं। इसमें ये देखिए, जो इसके आपके जो दाईं तरफ जो है क्लास में, ये बच्चों, इन बच्चों को देखिए, इन क्लासरूम्स को देखिए, और जो बाईं तरफ जो बच्चे हैं, इन दोनों क्लासरूम्स, आपको इन दोनों क्लासरूम में क्या
अंतर नज़र आता है। इसमें देखिए बच्चे जो हैं, दाईं तरफ के जो बच्चे हैं ब्लेज़र पहने हुए अच्छे फर्नीचर वगैरह पे बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, साइंटिफिकली पढ़ रहे हैं, डिजिटल क्लासरूम्स का वो यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए ये गरीबों के बच्चे हैं जो स्लम्स में रहते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में या जो कोई एनजीओज़ के स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो ज़मीन पे बैठे हैं, उनके पास किताबें भी नहीं हैं, पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। इनमें से ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। तो आप इन दोनों में क्या फ़र्क पाते हैं? क्या ये जो गरीबों के बच्चे हैं क्या कभी भी इन हाई क्लास बच्चों का मुकाबला कर पाएंगे? शायद मेरे हिसाब से तो ये ज़िंदगी में भी, ये तो गरीबी में ही पैदा हुए हैं, गरीबी में ही मर जाएंगे। और ये जो क्लास बैठी हुई है, और यही क्लास कल को जाके पॉलिटिकली पावर में आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगी, और यही इन लोगों को आगे जाके नेग्लेक्ट करेगी। आगे देखिए, अब हम जानेंगे इसके थोड़ा पोएम के बारे में और देख लेते हैं कि देखिए ये पोएम जो है वो एक एलिजरी है। द पोएम इज एलिजोरिकल एंड एलिजरी इज ए नरेटिव वेदर इन ए प्रोज और वर्स। तो एलिजरी उस कविता को कहा जाता है जो एक नरेटिव होती है, एक मतलब काफ़ी डिस्क्राइब करके किसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है, उसे नरेशन कहा जाता है। तो एलिजरी वेदर इन ए प्रोज, चाहे वो प्रोज में हो चाहे वो वर्स में हो, इन विच ए कैरेक्टर प्लेस और इवेंट इज यूज टू डिलीवर ए ब्रॉडर मैसेज अबाउट रियल वर्ल्ड इश्यूज एंड अकरेंस। इस एलिजरी में क्या होता है कि प्रोज या वर्ड्स के माध्यम से जिसमें कुछ घटनाओं को या कैरेक्टर को लिया जाता है या किसी स्थान को लिया जाता है, और साथ ही साथ वो क्या करती है, एक विस्तृत मैसेज प्रदान करती है जिसका संबंध पूरी दुनिया से होता है या एक बड़ी लंबी चौड़ी सोसाइटी से उसका संबंध होता है। तो इस इन द पोएम स्पेंडर uses the classroom and the children as an allegory about the struggle between proletariat and bourgeoisie नाम की वहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं उनके बीच में जो स्ट्रगल है उसको उन्होंने व्यक्त किया है। अब देखिए इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं। इसमें कैरेक्टर जो है सबसे पहले तो हमारा नरेटर है जो इस पूरी पोएम को की व्याख्या कर रहा है। तो इसमें जो हमारा जो नरेटर है, स्पेंडर डिलीवर्स ए क्रक्स ऑफ हिज मैसेज ऑन पॉवर्टी एंड एजुकेशन, जो गरीबी के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर एक मैसेज हमको दे रहा है। साथ ही साथ थ्रू ए नरेटर हु इज अनआइडेंटिफाइड, जो आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है इसमें कि वो टीचर है या कोई उसमें कोई समाज सेवी है, उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया है, वो तो सिर्फ और डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट, और उसको ढूंढना भी मुश्किल है। मे बी ए टीचर, वो कोई उनका एक टीचर भी हो सकता है। और नरेटर फ्यूल ए डिजायर फॉर चेंज। अब इसमें पोएम में जो नरेटर क्या करता है कि एक परिवर्तन के लिए जो डिजायर पैदा करना चाहता है कि इन बच्चों की जो स्थिति है वो सुधरनी चाहिए। और एक इसका जो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है एक टाल गर्ल। टाल का मतलब एक लंबी चौड़ी एक लड़की है, मतलब काफी बड़ी लंबी लड़की है, बड़ी लड़की है। वे डाउन हेड, जिसका सिर झुका हुआ है। डिप्रेस ड्यू टू बर्डन, और वो बहुत ही ज्यादा निराश है क्योंकि उसके कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ है। और दूसरा जो कैरेक्टर इसमें दिया है वो दिया है पेपर स्विमिंग बॉय, कागज की तरह पतला एक लड़का जिसकी आंखें जो है वो चूहे की तरह हैं, उनमें एक लालसा भरी हुई है, उनमें एक जिज्ञासा भरी हुई है, उनमें एक क्यूरियोसिटी भरी हुई है, उसमें उसकी जो आंखें हैं वो अपने आप में कुछ मांग रही हैं। और तीसरा जो है इसमें जो कैरेक्टर दिया है, एक एन अनफॉर्चुनेट बॉय दिया है, एक अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य लड़का है जो फिजिकली जो है वो डिसेबल है, यानी कि उसके जो पूर्वजों की जो बीमारियां हैं, हड्डियों की जो बीमारियां हैं वो उसको मिली हुई हैं, क्योंकि उसके पूर्वज भी शारीरिक जो बीमारियों से ग्रसित थे और वही चीज उनको हेरिडिटी में मिली है। और वो यहाँ पर पाठ को नहीं, अपने पूर्वजों की जो बीमारी है उसको रिसाइट कर रहा है, उसको दोहरा रहा है। और उसका जो विकास है वो माल न्यूट्रिशन के कारण रुका हुआ है। स्टंटेड का मतलब ऐसा बच्चा है वो जिसका जो शारीरिक जो विकास है वो रुक गया है, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, और अपने पिता की या अपने पूर्वजों की जो बीमारी है उसको वो इनहेरिटेड कर रहा है, यहाँ पे रिपीट कर रहा है। और एक और जो इसमें नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो एक वन अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय, एक छोटा सा बच्चा है जो शायद नया ही इस क्लासरूम में आया हुआ है, जिसके चेहरे पे एक तरह से चमक है, उसकी आंखों में भी चमक है, क्योंकि अभी वो इन चीज़ों का आदी नहीं हुआ है। और उसका मन पढ़ाई में नहीं है, उसके बजाय उसका बाहर जो खेल कूद चल रहा है उसमें उसका ध्यान है, या फिर जो गिलेरियों के जो खेल हैं, भाई गिलेरी जो है वो कोटर, जिसका उसमें कोटर है,
पेड़ के अंदर कोटर है, वहां पे गिलहरी खेल रही है, तो उसका जो पूरा ध्यान है वो बजाय क्लासरूम में पढ़ने की, उसका जो पूरा जो ध्यान है वो उस गिलहरियों के खेल में है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस कविता की जो थीम क्या है। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।